तो बेटा आज हमारी लास्ट क्लास है किसकी, बोलो ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म की। जितने भी टर्म है हमारा टारगेट है हम आज की क्लास में इसको खत्म कर लेंगे जो बच गए हैं। पहला टर्म बताइए, एंटिटी क्या होती है सर बताइए। सर आप यहां पे कोचिंग पढ़ने आए हो, क्या नाम है हमारे कोचिंग का, ठीक है। कभी कभी लेकिन आप किसी ऐसी जगह भी जाते हो जहां पर कुछ इवेंट तो होती है, पैसा आता जाता है, लेकिन वहां पे उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं कोई ट्रस्ट या टेंपल, सही है ना स्पेलिंग, ये तो नहीं आता, सही है। एंटिटी का मतलब है एक इकोनॉमिक यूनिट, क्या है, एक इकोनॉमिक यूनिट। सर अब वो कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और कोई नॉन बिजनेस यूनिट भी हो सकती है। हम क्या है बताना सर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बोलो, हम क्या है, बिजनेस एंटिटी। हम सर्विसेज दे रहे हैं और उन सर्विसेज को क्या फ्री में दे रहे हैं बताना, हम कैसे दे रहे हैं, द सर्विसेज प्रोवाइडेड हेयर इज टोटली चार्जेबल, है ना। लेकिन आप किसी अगर मंदिर में जाके प्रार्थना करना चाहते हैं, आप किसी ट्रस्ट के अंदर जाके कुछ काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, है ना, तो क्या आप वहां पे पैसा मांगोगे। आप गरीबों को कंबल बांटना चाहते हैं तो क्या कंबल देते वक्त बोलोगे लावे पैसे दे, क्या बोलोगे फिर, बोलो बेटा और किसी को जरूरत हो तो और ले जाना, ऐसे बोलोगे ना। तो बताओ वो बिजनेस एंटिटी है या क्या है, नॉन बिजनेस, बोलो ना, एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी का मतलब है, सुनिएगा, एक इकोनॉमिक यूनिट, वो इट मे बी बिजनेस यूनिट और नॉन बिजनेस यूनिट, खत्म। समझ में आया, बोलो बोलो। यहां पे बेटा, यहां पे एनजीओ वगैरह भी आ जाते हैं। कोई एनजीओ का एग्जांपल बताएगा, एनजीओ का, है ना। दीदी ने बोला स्माइल फाउंडेशन, ठीक है। क्या काम करती है सर, गरीबों का भला करती है ना। सर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट डूइंग देयर वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड एनजीओ। तो वो किस लिए काम कर रही है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। आगे चलिए अगला, चल बच्ची पढ़ चुके हैं ये तो, बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ चुके हैं, आगे अकाउंट पढ़ते हैं, आ जाओ। अकाउंट का तो आप वही पढ़ रहे हो, सिलेबस है ना। अकाउंट का मतलब मैडम आप ना अंदर का मत पढ़ा करो लेकिन, अरे नहीं, मैं इसका एक मोटिव है, आप पढ़ लोगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में समझ जाओगे। आपको समझना मुझसे ही है, पैसे दिए यार आपने, है ना। तो आपका राइट बनता है कि आप मुझसे समझो, खुद पढ़ के तो आप घर पे भी समझ सकते हो। तो अपने जितना भी R&D है ना वो मेरे पढ़ाने के बाद घर पे करो, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर आपने तो ये बताया था, ये तो ऐसे नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। खुद से यहाँ पे मत पढ़ो और पढ़ के भी मत आओ, जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ के भी नहीं आना, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव जो समझाने का है वो समझ के फिर आप अपनी R&D करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे दीदी ने अभी मेरे को बोला कि सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो वो APK तो फाइल होती है, तो वो सर कैसे हो गया, तो मेरे को मजा आया आंसर करने में कि देखो ऐसे हो गया। आप समझ रहे हो ना, तब ज्यादा मजा आएगा ना। आइए, अकाउंट का मतलब क्या, चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। मान लेते हैं हम बात करते हैं अपनी झा दीदी से, पूरा नाम क्या था मैडम, पलक झा दीदी से हम बात कर रहे हैं। मैडम आप बताइए कि 10th क्लास में आपके ऊपर आपके घर वालों ने कितना कितना खर्चा करा, किस किस हेड के अंदर, एग्जैक्ट बताना। और स्कूल फीस कितना, स्कूल फीस कितना, जल्दी बोलो, एस्टिमेटेड बोल दो, अंदाजा बोल दो, अंदाजा नहीं, चलो मान लेते हैं 1 लाख। और
ट्यूशन फीस कितना? हाँ भाई, स्टोरी को ना गंभीरता से सुना करो, आप जो भी पढ़ाता हूं मैं। हाँ, 5,000 पर मंथ। और पूरे 1 साल का खर्चा मांग रहा हूं आपसे। कितने साल के थे आप 10th में? चलो तो 14 से 15 का खर्चा बता दो, इस 1 साल में आपके ऊपर क्या क्या खर्च हुआ? फूड, देखते हैं 1 साल में कितना खाना खा गई। कितना मैडम? जल्दी बोलो यार, फिर खत्म नहीं हो पाएगा। कुछ भी अंदाजे से जो मन में आ रहा है बोल दो। 50,000। और कितना? और आना जाना कन्वेंस कितना? पेट्रोल वगैरह जो बस वस लगवाई होगी, जो भी आना जाना, रिक्शा भाड़ा। और चलो इतना रखते हैं, है ना। दीदी ने भाई मेरे को खर्चे बता दिए, क्या मेरे को बताओ ये रियल है? कैसा है ये? वो भी सही से एस्टिमेटेड नहीं है ये, है या नहीं? लेकिन आप मुझसे पूछो कि हमारी एकेडमी का टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा सकता हूं, 50 लाख। ठीक है, आपको मैं इसकी रिसीट दिखा सकता हूं, हर चीजें दिखा सकता हूं, इसके लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ दिखा सकता हूं। सर मेरी एकेडमी का एक्सपेंस कितना था, मैं दिखा सकता हूं, 25 लाख एक्सपेंस था। सर मैं इसको ब्रेक करके आपको दिखा सकता हूं कि सर टेलीफोन में इतना था, टीचर जो आते हैं सर टीचर्स की सैलरी इतनी थी, ठीक है सर, वाटर पे इतना एक्सपेंस था, सर इलेक्ट्रिसिटी पे इतना एक्सपेंस था। लेकिन दीदी नहीं दे पा रही मेरे को रिपोर्ट ठीक से। क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि दीदी ने ना ट्रांजैक्शन तो करी है, दीदी ने ट्रांजैक्शन तो करी है, लेकिन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हेडवाइज करी है क्या? क्या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर हेडवाइज करी है? कि जैसे जो कन्वेंस का खर्चा है मैंने एक शीट बनाई है, वो कन्वेंस में लिखा है, जो स्कूल फीस का खर्चा है वो मैंने स्कूल में लिखा है, हाँ, जो टेलीफोन का है वो टेलीफोन में लिखा है। ऐसा नहीं करा, तो दीदी ने ना रिकॉर्डिंग नहीं करी हेड वाइज, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो दीदी ने जो भी ये मेंटेन करा है ना, दीदी ने अकाउंट बताओ मेंटेन करें या नहीं करें? अकाउंट मेंटेन नहीं करें। सर अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। क्या बोला? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। अगर आप मुझसे पूछो, आप ये पूछो कि सर एग्जैक्ट बता दो पानी पे कितना खर्चा करा है, क्या मैं बता सकता हूं? इफ आई मेंटेन द अकाउंट, बोलो ना। लेकिन मैं दीदी से पूछूं कि दीदी एग्जैक्ट बताओ मोमोज पे कितना खर्चा करा है, तो दीदी क्या बता सकती है? क्यों? क्योंकि दीदी ने फूड में डाल दिया। देखो दीदी ने फूड में 50,000 रुपए डाल दिया, लेकिन क्या दीदी ने फूड में कुछ आइटम अलग अलग कंज्यूम करे होंगे? हाँ करे होंगे, लेकिन दीदी ने क्या उसकी रिकॉर्डिंग करी? नहीं करी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीदी ने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे। अकाउंट का मतलब क्या है? हाँ लिख लो फिर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। आपकी बुक में कुछ भी लिखा है आप समझ लेना। समझ में आया? बोलो ना। हाँ, आप क्या मुझसे हेडवाइज एक्सपेंस या हेडवाइज इनकम पूछ सकते हो कि 12 से कितना कमाया, 11 से कितना कमाया, या सीयूईटी से, सीए फाउंडेशन से पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरे पास सारे अकाउंट्स मेंटेन हैं। अकाउंट का मतलब समझ गए? सुनिएगा, अगर मैं दीदी से बोलता कि दीदी आपको पूरे, अब मैं आपको बोलूं कि आज से आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जितने भी आप खर्चे कर रहे हो उन्हें हेडवाइज रिकॉर्ड करना है, तो कैसे करोगे आप? कन्वेंस का खर्चा अलग रिकॉर्ड करोगे, ट्यूशन फीस का खर्चा सब्जेक्ट वाइज अलग रिकॉर्ड करोगे, स्कूल की फीस का खर्चा अलग रिकॉर्ड करोगे, खाने का खर्चा अलग रिकॉर्ड करोगे, और तब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए, तो आप इजीली ला पाओगे या नहीं ला पाओगे? तो सिग्निफिकेंस भी समझ पा रहे हो कि अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पे अच्छी रिपोर्टिंग हो पाएगी, कहां पे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास आ पाएगा,
कहां पे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए, आपकी बुक में तो बस इतना ही लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए हेड इज कॉल्ड अकाउंट। मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया। आगे आइए अगला। यही है ना? असेट वसेट सब छोड़ के दीदी ने जंप मार दिया अब ना। सर मैंने आपको जैसे एक्सपेंस समझाया, मैंने आपको जैसे एक्सपेंस, अच्छा इस रिसीट का मतलब क्या पर्ची है क्या? स्लिप। सर रिसीट का यूज, रिसीट वर्ड का यूज अलग अलग जगह करा जाता है। कई बार रिसीट का मतलब वो पर्ची भी होता है, स्लिप भी होता है। होता है या नहीं होता कि रिसीट तो दे दो भैया, मैंने आपसे इतना सारा सामान खरीदा, रिसीट तो दे दो। होता है या नहीं होता? ये तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? सेम स्पेलिंग है, सब कुछ सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग यहां पे अलग है। ये वो वाली रिसीट नहीं है, इसका मतलब पर्ची बिल्कुल भी नहीं है। रिसीट का मतलब एक स्लिप भी होता है ना, ये वो वाला नहीं है। इसका मतलब है पैसे का आना। रिसीट का मतलब क्या है बेटा? रिसीट का मतलब यहां पे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। रिसीट का मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। जैसे मान लेते हैं अभी जैसे हमारे डेमो वेमो चल रहे हैं, फीस वीस आ रही है, तो मैं पूछूंगा शाम को प्रसन्नजीत जी आज की रिसीट कितनी है, तो वो मेरे को बोलेंगे सर आज हमारे पास 10 लाख रुपए आ गए। तो आज की रिसीट कितनी है हमारी? समझ गए आप? रिसीट का मतलब समझ गए? रिसीट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, वन इज रेवेन्यू रिसीट, अनदर वन इज ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंस और बोलो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में क्या होता था? पैसा आता था या जाता था? पैसा जाता था दोनों में, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए जाता था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसके लिए जाता था? जो भी हम अपने बिजनेस के लिए डे टू डे में एक्टिविटी करते थे, उसके लिए जो हम पैसा खर्च करते थे, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, टेलीफोन, है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, कोरियर, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कैपिटल, टेबल खरीदा, एसी खरीदा, चेयर खरीदी, है ना, स्टेशनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ये सब किसका था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में पैसा जाता था। जस्ट ये उसका उल्टा है, यहां पे क्या होगा? पैसा। रिसीट का मतलब समझाया? रिसीट का मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। सर कितना अमाउंट रिसीव करा, इसको हम बोलेंगे सिर्फ रिसीट। अब वो किस तरीके से रिसीव करा, वो फर्दर फिर क्लासिफाई करेगा दो जगह। ठीक है, सुनिएगा। अगर मैं कोई पैसा, मेरा बिजनेस किस चीज का है बोलो? पढ़ाने का। तो जनरली जो मेरे पास पैसा आना चाहिए वो किस चीज का आना चाहिए? ट्यूशन फीस। क्या आना चाहिए आप बताओ ना? ट्यूशन फीस आनी चाहिए, कोचिंग का पैसा आना चाहिए। लेकिन मेरा मन करा कि इस सिस्टम को बेच देते हैं। क्या करा मेरा मन? पुराना हो गया है, बेच देते हैं, नया लाते हैं। मैं नीचे गया, मैंने बोला भैया कोई खरीदने वाला है तो खरीद लो। मैंने एक पोस्टर चिपका दिया, इसकी फोटो खींच के, और मैंने फॉर सेल लिख दिया, रेट लगा दिया 1 लाख रुपए। और उधर से हमारी सानवी दीदी आ रही थी, उसे ये सिस्टम पसंद आया, इसने 1 लाख रुपए में खरीद लिया। क्या मेरे बिजनेस में पैसा आया? 1 लाख रुपए आया क्या? बोलो ना। 1 लाख रुपए आया। किस लिए आया? कैसे आया? फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, या सिर्फ एसेट भी लिख सकते हो ना, कैपिटल हटा दो, आप कंफ्यूज हो गए। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। मेरे को बताना, क्या मैं अपने बिजनेस में हमेशा एसेट को सेल करूंगा? डेली नीचे जाके एक कंप्यूटर की फोटो लगाऊंगा, डेली सेल करूंगा? तो सर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डे टू डे टास्क नहीं है, ये वंस इन ए वाइल कभी कभी धंधे में हो सकता है। तो सर सुनिएगा, ऐसा पैसा जो हमारी किसी भी कैपिटल चीज को बेचकर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो एसेट आ जाती है, तो उसको कैपिटल चीज बोलते हैं। तो मैं ये सिंपली बोल देता हूं, सर ऐसा पैसा जो एसेट को सेल कर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम?
कैपिटल रिसीट। समझ में आया? या दूसरी भाषा में बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसी का जो अपोजिट है, ट्यूशन की फीस, क्या ये हमारे धंधे के लिए डे टू डे टास्क है? बोलो ना, है ना? तो सर ये क्या है? एक रैकरिंग इवेंट, एक ये रैकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है। कैसी? रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होगी, है ना? तो मैं बार बार जो पैसे कमाऊंगा, किससे कमाऊंगा? ट्यूशन फीस से। तो इससे जितना भी कलेक्शन हुआ, मान लेते हैं 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए, तो ये क्या है? ये कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। सर रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो हम अपने मेन लाइन ऑफ बिजनेस से कमाते हैं, जो हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी से कमाते हैं। सर जो हम उस चीज से कमाते हैं जिसमें हम डील करते हैं। जैसे दीदी का बिजनेस था क्या बेचने का? टी शर्ट बेचने का। तो टी शर्ट बेच के जितना भी पैसा दीदी के पास आएगा इज कॉल्ड, समझ में आया? लेकिन एक दिन दीदी को लगा कि टी शर्ट जिसपे बेचती है वो काउंटर खराब हो गया, वो काउंटर सेल आउट कर देते हैं, तो उस काउंटर को बेच के जो पैसा आएगा इज कॉल्ड, आ रहे? मम्मी कसम, पक्का, झूठी मत खाना कोई, पाप मेरे को लगेगा वरना। ठीक है? तो सर मेरे को बताइए, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में से कौन सा टास्क रेकरिंग नेचर का है? तेज की। कौन सा? कौन सा? लाउडली। सर कौन सा टास्क डे टू डे एक्टिविटी का है? ठीक है। सर कौन सा टास्क वंस इन ए वाइल होगा? आ रहे? सही है। देख लेना, आपकी बुक में लिखा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो यहां पे लिख सकते हो आप अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज या फिर गुड्स, दोनों लिख दिए मैंने, है ना? या बोथ। सही आ रहा है? पक्का? अगला कैपिटल रिसीट में लिखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड from sources that are not of revenue nature. From sources that, लिख लिया मैडम, are not of revenue nature. अब तो आप किसी भी टीचर की धज्जियां उड़ा दोगे ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। हाँ, कोई भी कुछ भी पूछेगा बता दोगे ना? 11th के वाइवा में इसी से पूछेंगे आपसे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, टुच्चे टुच्चे सवाल बोल देना। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हेलो, आंखों में आंखें देख के, आंखों में आंखें डाल के पूछो, सर मैंने किससे पढ़ा है? सर मैंने किससे पढ़ा है? ठीक है, तो आंखों में आंखें डाल के जवाब देना। ठीक है रितिका दीदी, भूल ना जाना कि ये पढ़ाया नहीं था। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहां पे, अमाउंट रिसीव्ड, सेम वही लिख रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। रिसीव फ्रॉम, क्या लिख रहा हूं मैं, चिड़िया सी उड़ा दी मैंने ना, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ठीक है, आ रहे? अच्छा, मैंने लोन लिया कहीं से, लोन से मेरे पास पैसा आया, वैसे तो वो लायबिलिटी होती है, लेकिन वो किस तरह की रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? समझ में आ रहा है ना? तो रेवेन्यू रिसीट कौन सी होगी? सर सिर्फ वो वाली रिसीट जो हम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स से, सेल ऑफ सर्विसेज से या सेल ऑफ बोथ से कमाएंगे इज कॉल्ड, बोलो ना, रेवेन्यू रिसीट। आ रहा है ना? अगर मेरा भाई टेबल का बिजनेस है और मैं टेबल को सेल करता हूं, ये वाली टेबल जिसमें मैं बैठा हूं, अगर मैं इस टेबल को रोज सेल करके पैसा कमाता हूं, तो वो जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, है ना? सर कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब अपनी फीस लेते हैं, आपके जैसे दांत वात टूट जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर साहब जो फीस लेते हैं उस फीस को क्या बोलेंगे हम? उनके धंधे के लिए वो क्या है?
रेवेन्यू रिसीट, इट इज नॉट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट कैसे आएगी? अदर देन रेवेन्यू। मैंने कोई एसेट बेच दी, मैंने कोई लोन ले लिया, मैंने किसी और से उधार पैसा मांग लिया, मैंने कहीं और से पैसा अरेंज कर लिया, विच इज नॉट फ्रॉम मेन लाइन ऑफ योर एक्टिविटी। अगर आपने पैसा कहां से कमाया है? अपनी मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी से कमाया है, इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। आप डिटेल में घर पे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखवा दूं, लिखा है आपने, रेवेन्यू रिसीट में लिखिएगा सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। कुछ पैसा मेरे पास ज्यादा था तो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरे बिजनेस का ही पार्ट है दोस्त, वो मेरे बिजनेस का ही पार्ट है, वहां से अगर मैं कोई इंटरेस्ट कमा रहा हूं तो वो भी रेवेन्यू नेचर का है। सुनिएगा, यहां पे समझाता हूं, देखिए मान लेते हैं 10-10 लाख करके मेरे पे 1 करोड़ रुपया आ गया, तो क्या 1 करोड़ रुपया मैं एक जगह बैंक में पड़ा रहने दूं? ये एक गुड डिसीजन है, या इसे कहीं इन्वेस्ट करूं? कर देख लेते हैं। तो मैंने एक ना सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करी, विच इज एफडी, जहां पे कोई भी डर नहीं है, जहां पे कोई भी डर नहीं है कि पैसा डूब जाएगा। नॉर्मली इससे मैं हर साल 7% कमाऊंगा, हर साल 7% कमाऊंगा। 1 करोड़ का 7% कितना? मनस्वी बताएगी। 1 करोड़ का 7% कितना? चलो दीदी, क्या आप लाइफ में हर चीज अपने सर्किट से पूछ के करते हो क्या? आप मुन्ना भाई हो क्या? तो आप उधर सर्किट की तरफ क्यों देखते हो बार बार? बताइए सर, 7 लाख रुपया, क्या ये 7 लाख रुपया मैं कमाऊंगा? क्या सर एक बार कमाऊंगा? सर मैंने एफडी कर दी, बैंक में पड़ी है, उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, क्या ब्याज एक बार आएगा? सर हर साल आता रहेगा, आता रहेगा। सर रेकरिंग नेचर का है। सर धंधे का पैसा मैंने वहां पे लगाया है, तो कौन सा रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? लिखिएगा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। एग्जांपल में लिखिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट लिख लिया, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हमारा एक ऑनर करता है, वो धंधे में पैसा आता है ना। अरे हमारे ऑनर ने, हमारे बिजनेस ऑनर ने हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए और डाल दिए। शुरू में तो कैपिटल लगाई और कैपिटल कम पड़ गई तो 10 लाख और डाल दिए उसने। तो ये जो 10 लाख और डाले, ये क्या है? कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? क्या रोज डालेगा? क्या रोज डालेगा? नहीं। आ रहा है ना दीदी? नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट। चल भाग यहां से, हम नहीं पढ़ा रहे। रेवेन्यू तो पढ़ा दिया, कहां थे हम? सुनो, रिसीट पढ़ा दिया, रेवेन्यू रिसीट पढ़ा दिया, कैपिटल रिसीट पढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचा है, उसके आगे आप लिख लेना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट के साथ पढ़ाऊंगा, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। सबसे लास्ट में, आज हो गया तो आज, वरना बाद में कभी छोड़ के चलेंगे इसको। चले फिर, एक्सपेंस पढ़ा दिया, एक्सपेंस के टाइप नहीं पढ़ाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। चलो एक्सपेंस क्या होता है बताना दीदी, बोलो ना, पढ़ा दिया ये तो। अमाउंट सर खर्च कर दिया तो एक्सपेंस कहला जाएगा, है ना। अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। सर धंधे में पैसा कमाने के लिए अपन जो खर्चा कर रहे हैं, सुनिएगा सर, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं इज कॉल्ड एक्सपेंस। और मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया था, सर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम एक साल में ही ज्यादा से ज्यादा एक साल में ही कंज्यूम कर लेंगे इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस आर द एक्सपेंडिचर या अमाउंट स्पेंट the benefit of which is consumed in a single accounting period। बताया था
ये एडिशनली मैंने अपनी तरफ से समझाया था आपको कि जिसका बेनिफिट हम यूज कर लेते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। अब एक्सपेंस के टाइप पढ़ा देता हूं ना मेरे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों। एक्सपेंस के टाइप कौन से हैं बताइए। सर अब हम बड़े हो गए हैं, अब स्कूल में हम बड़े बच्चे बन गए हैं, हमें नन्ना नन्ना मत बोलिए, है ना। असली पर तो आपको 12th में लगेंगे, अभी थोड़ी ना। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पोस्टपेड, पोस्टपेड कौन? बहुत ही गंदा लिख दिया ना एक्सपेंस इस बार, कोई नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चले, आता है आपको दीदी पहले से? देख तो ऐसे ही रहे हो आप, पढ़ा पढ़ा सब कुछ आता है मेरे को। प्रीपेड एक्सपेंस जनरली सुनिएगा बच्चे, मैंने आपको इनिशियली जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि एक जो धंधे की लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है। सर एक बिजनेस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो कब तक चलेगा मेरे दोस्त? लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर द इजी कंपैरिजन, इजी अकाउंटिंग और फॉर ईज ऑफ डूइंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस पूरी लाइफ टाइम को एक एक साल में बांट लेते हैं। और जनरली वो जो साल होता है कब से चालू होता है बताना? है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? FY, फाइनेंशियल ईयर। ये सब पता है ना आप लोगों को? हाँ बोलो ना। ये आपके 11th में ही है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि पूरी एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस को हम 12-12 महीने की 12-12 महीने के हिस्से में बांट लेंगे। क्या हुआ मैडम? 12-12 कुछ मार वार दिया क्या आपने इनको? 12-12 हिस्से में, 12-12 महीने के हिस्से में बांट लेंगे, यानी एक एक साल में हम पूरी लाइफ स्पैन को उसका बांट लेंगे और उस एक एक साल में हम उसका हिसाब किताब लेते हुए चलेंगे कि इस एक साल में जैसे 25-26 में कितना पैसा कमाया, फिर अगली बार देखेंगे तो 26-27 में कितना, फिर ऐसे 27-28 में कितना, ऐसे 1 ईयर ऑफ स्पैन ऑफ लाइफ हम लेके चलते हैं किसी भी धंधे के लिए। कोई क्वेश्चन है क्या दीदी? तो मेरे को क्यों डरा रहे हो आप बार बार? आ जाओ, सुनिएगा। जो खर्चा हम इस साल के लिए कर रहे हैं वो नॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है। पहले मैं इसे इजी भाषा में समझाता हूं फिर यहां घुसाऊंगा, है ना। अभी आराम से समझो आप। जैसे आप क्या करते हो, आप रिचार्ज सिस्टम पे चलते हो अपने इस फोन को चलाने के लिए। चार्ज हो रहा है अभी तो मेरा। इस फोन को चलाने के लिए आप किसमें रिचार्ज के तरीके से चलाते हो? इसको क्या करते हो आप? कितने दिन का रिचार्ज मारते हो? हाँ, 56 दिन का कोई मार देता है, कोई 1 साल का मार देता है, कोई 84 दिन का, ऐसा ऐसा कुछ हिसाब है ना इनका। तो मान लेते हैं 1 साल का रिचार्ज मारा मैंने और मैंने यहां बैठ के रिचार्ज करा। कहां बैठ के? यहां बैठ के, मतलब 31 मार्च से पहले 30 मार्च को मान लेते हैं मैंने रिचार्ज करा। मेरे को बताना ये जो 30 मार्च को मैंने रिचार्ज करा इसको मैं यूज कब करूंगा? आने वाले समय में। अरे 29 को जाके यूज कर सकता हूं। डोरेमोन वाला डोर है क्या आपके पास? क्या ऐसे कर सकते हो आप? आप कब यूज करोगे उसे बोलो ना? आने वाले टाइम में। तो सर ऐसा एक्सपेंस सुनना जिसको हमें पेमेंट जिसकी हमने पहले कर दी और यूज करने का अधिकार हमें उसे बाद में मिला, इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। सर ऐसा एक्सपेंस, सिंपल भाषा में अगर देसी भाषा में समझाऊं, सर ऐसा एक्सपेंस जहां पे हमें एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी, वो सारे एक्सपेंस क्या है हमारे लिए? प्रीपेड है। लेकिन सुनिएगा इधर, हेलो, प्रीपेड प्रीपेड आप कहां पे आके डिसाइड करोगे? आप ये देखोगे कि क्या इस साल में हम यूज कर लेंगे। अगर हम इस साल में यूज कर लेते उस पैसे को तो वो क्या प्रीपेड कहलाता? तो वो प्रीपेड नहीं कहलाता, क्योंकि 1 साल की हम लाइफ स्पैन लेके चलते हैं हिसाब किताब के लिए। तो हम जो एडवांस है ना वो भी उस हिसाब से ही देखेंगे कि क्या इस साल के लिए एडवांस है वो। मान लेते हैं कि गोयल साहब ने बोला कि सर मैं पूरे साल का रिचार्ज करता हूं और वो यहां पे बैठे हैं, मान लेते हैं 1 अप्रैल पे बैठे हैं, ध्यान से समझना, और इस भाई ने हमारे 2 साल का रिचार्ज कर दिया।
कितने में करा बताना, 2000 रुपए में मान लेते हैं। कितना, 8000। चलो भाई ने 8000 का रिचार्ज कर दिया, एयरटेल की सिम, 8000 का रिचार्ज, कितने साल का करा, कहां पे करा, कितनी तारीख को, कब तक वैलिड रहेगा, 26, 1 साल, और बोलो ना 27, 2 साल, 1 साल यहां और 1 साल यहां। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। सर जो इसने 8000 दिए तो 4000 इस साल के माने जाएंगे और 4000, ठीक है, लेकिन पैसा कब दिया भाई ने, पैसा कब दिया बोलो ना। सर पैसा तो स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो यहां पे हमारे ये जो 4000 होंगे ये होंगे नॉर्मल एक्सपेंस, ये कैसे होंगे, नॉर्मल एक्सपेंस, और जो बाकी के 4 होंगे इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आया, जनरल एंट्री वगैरह बाद में समझाऊंगा, अभी ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। सर ऐसा पैसा जो हमने आने वाले साल के लिए दिया है, जो हम आने वाले वक्त में यूज करेंगे, सर ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है इज कॉल्ड, समझ में आया, क्लियर है पक्का, हाँ, तो लिख लो प्रीपेड में, एक्सपेंसेस पेड इन द करंट ईयर बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, expenses paid in the current year। देखना क्या सेम बात, यही बात लिखी है जो मैंने समझाई, पेड इन, सानवी दीदी सेम बात लिखी है, ऐसा तो नहीं है आपके स्कूल में कुछ अलग, अर्जी लगा देना, क्या पता पढ़ा दिए जाए। पेड इन द करंट ईयर बट, सर पे तो इसने 8000 1 अप्रैल को करे हैं, तो पे तो हमने करंट ईयर में करे हैं, लेकिन रिलेट कहां से कर रहा है, बट रिलेट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या इवन आप यहां पे भी लिख सकते हो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जगह आप फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग मतलब आगे आने वाले सालों के लिए, आ रहा है, अरे बोलो ना, तो बताना कितना प्रीपेड है, पूरा का पूरा 8000 या 4000, ये तो क्लियर है ना सबको, पक्का, मम्मी कसम, मम्मी को मत दिखाना वीडियो इसलिए मैं बोलता हूं, आइए गुस्सा हो जाएंगी ना, ऑफेंड हो जाएंगे मम्मी की, बार बार मम्मी कसम, किसी बच्चे को नहीं आया तो आप तो टपका दोगे सर किसी को। आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीखते हैं अब, सर इसका उल्टा है, जो पढ़ाया भूल जाओ, सही है, साइड में रख दो वाला, अब आउटस्टैंडिंग पे आएंगे, सिंपल है भाई, ये फिर से पूरा साल हम लेंगे अकाउंटिंग के लिए, कहां से चालू होगा वो बताओ, 1 अप्रैल बोलो ना 25 से, और 1 साल यार, 7 नहीं 1 साल, ठीक। तो मेरे को ना मानवी दीदी ने बोला कि सर आप ना मेरे को अपना ये ऑफिस रेंट पे दे दो, मेरे को ना यहाँ पे टी शर्ट का बिजनेस करना है, तो मैं इसे ना गोदाम की तरह यूज करना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है दीदी ले लो। दीदी ने बोला सर रेंट कितना लोगे, मैंने बोला 1 लाख रुपए पर मंथ। मैंने क्या बोला, तो बोलो अप्रैल का कितना लेना है, 1 लाख, मई का, जून का, जुलाई का, ऐसे ही अगर हम पूरे साल का जोड़ें तो कितना आ जाएगा। अब हम यहां आ गए 31 मार्च, मैंने हिसाब चेक करा तो मैंने देखा अपना हिसाब और मेरे को ये पता चला कि मानवी दीदी ने तो सर मेरे को जो पैसा दिया है अभी 8 लाख ही दिया है, और हम कहां खड़े हैं। इस दिन मैं आया दीदी के पास और मैंने देखा अपना हिसाब कि दीदी आपने तो रेंट दिया नहीं काफी टाइम से, बीच में आपका रेंट मिस हो गया, स्किप हो गया, मैं नहीं आ पाया या आप नहीं आ पाए, आपकी नेट बैंकिंग नहीं चल रही थी, आपकी पेमेंट फेल हो गई थी, आप ध्यान नहीं दे पाए, लॉट्स ऑफ रीजन आर देयर, कुछ भी हो सकता है। डन, समझ में आया। तो अब यहां पे अगर अकाउंटिंग हम, दीदी क्लोज कर रही है अपने धंधे की, दीदी अपने टी शर्ट के बिजनेस की यहां पे अकाउंटिंग क्लोज कर रही है, तो दीदी टोटल एक्सपेंस कितना दिखाएगी अपने पास, खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ। सर एक्सपेंस वो चीज होती है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, जितना हम यूज कर लेते हैं,
टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? टोटल एक्सपेंस कितना हुआ सर? 12 लाख। क्यों? क्योंकि दीदी ने पूरे साल यूज कर लिया, मैं छोड़ दूंगा क्या रेंट? कोई छोड़ देगा क्या बताओ? यूज तो कर लिया ना, तो एक्सपेंस हो गया। दीदी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? उसमें से 8 लाख दीदी ने पे कर दिया और 4 लाख क्या है? आउटस्टैंडिंग। 4 लाख क्या है? आउटस्टैंडिंग। लिखिएगा फिर, समझ में आ गया ना दोस्त? आउटस्टैंडिंग का मतलब लिखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट। सही है? आ रहा है? देखो साफ भी लिख सकता हूं मैं। आइए आगे चले। मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ पक्का? आइए, कल ये सारे टर्म पूछूंगा मैं, फिर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आने हैं आपने। आइए जल्दी से, अगला क्या है? ये रेवेन्यू। रेवेन्यू पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया नहीं, रेवेन्यू देख लो। रेवेन्यू सेम ही है रिसीट की तरह ही। अगर सुनिएगा, रेवेन्यू का मतलब मैं एक तरह से ये भी बोल सकता हूं, ग्रोस इनफ्लो। क्या? जैसे ये हमारी मानवी दीदी है, दीदी का किस चीज का बिजनेस है बताना? और दीदी कैसे पैसा कमाएगी? सेल करेगी। सेल करेगी ना? कैसे पैसा कमाएंगी? टी शर्ट को सेल करके, है ना? तो ये जो जितने भी मार्केट में बेचारे कंज्यूमर हैं छोटे छोटे, ये क्या करेंगे? दीदी की टी शर्ट को खरीदेंगे और दीदी को क्या देंगे? मनी। तो दीदी के पास ये जो सारा पैसा ऐसे ऐसे करके फ्लो होगा, इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। इनफ्लो हो रहा है ना, धंधे में पैसा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? मान लेते हैं दीदी ने पूरे साल में 1 करोड़ का माल बेच दिया, तो 1 करोड़ रुपया दीदी के बिजनेस में आया। अभी इसमें से क्या खर्चे भी माइनस होंगे? आंसर इज यस, माइनस होंगे। लेकिन हम इस 1 करोड़ को क्या बोलेंगे? आ रहा है। सर इसका घर का नाम आप टर्नओवर भी बोल सकते हो। क्या? टर्नओवर। सर आप इसे एक तरह से सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है? आपकी बुक में लिखा है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप शॉर्ट में लिख लो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ मनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक मेरे को डाउट आया यहां पे, आप बता पाओगे? देखना देखना, इधर देखना सब लोग। 1 करोड़ का माल बेचा है दीदी ने पूरे साल में। मान लेते हैं इसमें से जो 20 लाख का माल है वो एक बंदे ने क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट तो समझते हो ना? ये एक बंदा था, 20 लाख का माल खरीद के ले गया। कैसे खरीदा है वो? उधार। तो क्या ये 20 लाख भी इसमें शामिल होंगे? सर शामिल होंगे, वो भी सेल में इंक्लूड होंगे, वो भी हमारे रेवेन्यू में इंक्लूड होंगे। इसको हम बोल सकते हैं ये ऐसा पैसा है विच इज रिसीवेबल। क्या है ये? रिसीवेबल। तो आपकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, बुक में लिखा है, बुक में जो लिखा है बता देता हूं, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश कॉमा रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सर वो चीजें जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाई है। रिसीवेबल का मतलब होता है रिसीवेबल, जो रिसीवेबल वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, रिसीव और एबल, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो रिसीवेबल। ऐसा पैसा विच वी कैन कलेक्ट इन फ्यूचर इज कॉल्ड रिसीवेबल। जैसे कि डेटर होते हैं ना। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे क्या बहन? आइए, लेकिन दीदी ने 1 करोड़ कमाया, क्या दीदी ने इस 1 करोड़ को कमाने के लिए कुछ खर्चे करे होंगे? टी शर्ट खरीद के भी तो लाई होगी दीदी, बना थोड़ी नहीं है। अगर बना भी रही होगी तो बनाने में भी तो खर्चा हुआ होगा। तो ये तो हो गई हमारा क्या? रेवेन्यू। अगर आप इस रेवेन्यू में से कितना, मान लो कितने मार्जिन पे बेच रही होगी, मान लेते हैं 50% का मार्जिन, 50 लाख माइनस कर देते हैं। तो ये 50 लाख क्या है मेरे दोस्त? एक्सपेंसेस। तो दीदी ने जो इनकम कमाई, कितनी कमाई बोलो? इसे बोलेंगे इनकम। इनकम क्या है दीदी की?
50 लाख। आप लिख लो लैंग्वेज में, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। आ रहा है मेरे दोस्त? किसी को कोई डाउट? 1% भी, 1% भी डाउट किसी को? बेटा आ रहा है ना? सर इनकम क्या होती है? सर जितना मैंने कमाया उसमें से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा इज कॉल्ड इनकम। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो ना। चले आगे, आइए अगला टर्म। दो टर्म एक साथ पढ़ा रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है ये, मैडम बुक में मत पढ़ना, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? गेन का मतलब तो समझ पा रहे हो आप? हाँ बताइए। क्या दीदी बोल रही है रेगुलर नहीं होता? तो सर रेगुलर नहीं होता ना, ठीक है, और ये रेगुलर होता है। तो सर ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सर ये मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड है। वैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल बताओगे, आपने कैसे सोचा ये कि ये रेगुलर नहीं होता और ये रेगुलर होता है? सही है, बिल्कुल दीदी का। सुनिएगा सर, प्रॉफिट जो होता है ये आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड टर्म है, और कोई भी ऐसा पैसा जो हम मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी से आफ्टर इनकम, मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके जो इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम में से भी कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो जो भी बेटा ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब है कि जो मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी से अपन कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। तो ये हम किससे कमा रहे हैं? सुनिएगा, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस से। और गेन एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, कमाई मैंने बिजनेस से ही थी, वो प्रॉफिट आया, मैंने फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर दिया और अपने पर्सनल नाम से इन्वेस्टमेंट वो पड़ी हुई है। मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, फ्यूचर में 10 साल बाद जाके वो मैंने 6 करोड़ में बेच दी। मान लेते हैं ये एक बंगला था जिसकी कीमत थी 5 करोड़, ठीक है, जब मैंने खरीदा था। फ्यूचर में मैंने इसे सेल कर दिया, कितने का? 6 CR का। कितने का फायदा? बोलो ना। 6 - 5 1 CR। 1 CR इज कॉल्ड, आ रहा है? तो गेन में लिखिएगा प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस। बताना रेगुलर कौन, क्या चीज होगी इनमें से? प्रॉफिट कैसा होगा? रेगुलर, यानी ये कैसा है? रेकरिंग। इसको लिख लेना आप, ये कैसा है? प्रॉफिट रेकरिंग नेचर का होता है। और ये कैसा है? नॉन रेकरिंग। ये कैसा है? रेकरिंग। समझ रहे हो ना आप? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग समझ रहे हो? रेकरिंग का मतलब जो बार बार होगा, और नॉन रेकरिंग का मतलब जो इंसिडेंटल है, कई बार, एक दो बार होगा, मतलब उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बार बार होगा। आ रहा है बच्चे? लिखो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल का मतलब है कि डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं यहां का भी एग्जांपल देता हूं, मेरा मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? ट्यूशन पढ़ाना। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला एसी बेच देते हैं, इसका ना मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है,
दीदी को एसी की जरूरत है और दीदी ने बोला कि सर मेरे को ना ये वाला एसी आपका अच्छा लगता है तो मैं ना इसका 1 लाख रुपए दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कितने का खरीदा था? 50 का। दीदी कितने दे रही है? कितने का फायदा? ये मेरा प्रॉफिट या गेन? ये मेरा प्रॉफिट या गेन? ये मेरा प्रॉफिट या गेन? आ रहे? सुमित है वहां? आई नीड माई पैक। कोई बुला देना सुमित को। सुमित है? नो? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? आगे चले, आगे चले दोस्तों, आइए। कहीं कोई सच में ही ना सोच ले वीडियो बन रही है ना। प्रॉफिट को भाई फिर आगे दो तरह से क्लासिफाई करा है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा डीपली जाके पढ़े तो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं धंधे में। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये बाद में पढ़ाऊं क्या, और एक होता है नेट प्रॉफिट। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट और, बोलो ना। अच्छा, लॉस पढ़ाने की जरूरत है? वो तो सबको पता है लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब क्या? 10 का खरीदा 8 का बेचा। 10 का खरीदा, कितने का लॉस? सबको समझ में आता है? आइए, तो लॉस तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं। या अगर हम इसे लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? लैंग्वेज में एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। सर दीदी ने 1 करोड़ रुपया कमाया टी शर्ट के बिजनेस से, लेकिन 1 करोड़ को कमाने के लिए 1.5 करोड़ का खर्चा कर दिया। 1 करोड़ को कमाने के लिए कितने का खर्चा कर दिया? तो जो 50 लाख का है वो क्या आ रहे ना। प्रॉफिट पे आते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, आइएगा ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। हमारी ये दीदी है, दीदी का किस चीज का बिजनेस है जल्दी से बता दो? टी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है। सही चल रहा है मैडम बिजनेस आपका? सही है। इस बार ना दीदी लेकिन ये मैन्युफैक्चर करती है। क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हो गया छोरो और छोरियों? मैन्युफैक्चर मीनिंग बनाना, बना के बेचती है। तो अगर दीदी बना के बेचती होगी तो कहाँ, घर पे बनाती होगी अपनी छत पे? क्या करती होगी? सर दीदी की एक बड़ी सी क्या है, इसमें धुआं निकल रहा है। दीदी की क्या है, बोलो ना। अरे बोलो ना यार, बढ़िया बनाता हूं मैं भी ना। फैक्ट्री है, ठीक है। तो दीदी क्या करती होगी यहां पे, बताओ क्या खरीद के लाती होगी दीदी? टी शर्ट बना रही है तो क्या खरीद, रॉ मटेरियल क्या खरीदती होगी? टेक्सटाइल की क्या बोलते हैं उसको, थान को क्या बोलते हैं, थान को? बेल्स। जैसे कॉटन के लिए आई, और कपड़ा का तो आपको पता होगा यार, इतना तो पता ही होगा, पहनते हो आप। कुछ सिल्क विल्क भी कपड़ा होता है ना, और ये सब खरीद के लाती होगी। बेल्स मतलब समझ पा रहे हो, बेल्स क्या होता है? बेल्स क्या होता है? कपड़े की थान, पूरी थान होती है ना, उसमें से कपड़ा निकलता है, देखा होगा यार, नहीं देखा? तो दीदी वो सब लाती होगी। यहाँ पे फैक्ट्री में इसने वो मशीनें वशीनें लगा रखी होगी, तो उसको स्टिचेस वगैरह करके उसका क्या बनाती होगी दीदी, बोलो? टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट। और इसको मार्केट में दीदी क्या करती होगी, सेल। सही है। मान लेते हैं दीदी ने 1 करोड़ रुपया कमाया, सेल है ये हमारी ना पूरी रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू या फिर सेल, ये है 1 करोड़ रुपया। डन। दीदी ने जो खर्चा, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके बहुत आगे तक जाएगा ये। दीदी ने जो खर्चा यहां तक करा है, जो खर्चा दीदी ने फैक्ट्री के गेट तक करा है, कौन सा गेट, एग्जिट गेट की बात कर रहा हूं मैं, वो सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो कहलाते हैं मेरे दोस्त डायरेक्ट एक्सपेंस। सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है उस गुड्स से जिसको हम बनाकर सेल कर रहे हैं। सर वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? उस गुड्स से जिसको हम बनाकर सेल कर रहे हैं। तो जो भी यहां तक खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा सारा, बोलो ना? डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो पता ही है, और
फैक्ट्री में सर पावर भी लगेगी, पावर में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल व्यूल सब आ गया, ठीक है। और क्या लगेगा सर, वेजेस बोलते हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको वेजेस मिलता है ना, वो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, तो उन्हें वेजेस मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं वेजेस। और लेबर इसमें ही आ गया। और सर क्या ये थान आपके सर पे रख के आ जाएगी? हाँ, किस पे रख के आएगी ये? उसको बोलते हैं बेटा फ्रैट। क्या बोलते हैं? फ्रैट। फ्रैट का मतलब भाड़ा। क्या बोलते हैं? भाड़ा, समझते हो ना, किराया, भाड़ा, किराया। तो जो बेल्स वेल्स आई उसका किराया विराया। मान लेते हैं ये सारा खर्चा मिला के हुआ 20 लाख, ठीक है। 1 करोड़ में से अगर हमने 20 लाख माइनस करा तो जो प्रॉफिट आया कितना आया? 80 लाख। इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इज कॉल्ड, समझ में आया? यानी अगर हम टर्नओवर या सेल या रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस घटा देंगे, सानवी क्या बोला मैंने, तो हमारे पास जो फिगर आएगी इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ना है ना, मेहनत होती है बहुत, पैसा दिया है आपने, याद रखा करो, ठीक है। क्या होता है वो? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बताना, अभी तो कहानी यहां तक की है, क्या इसके बाद कोई खर्चा नहीं होता? हाँ, क्या होगा बताओ सर? लॉजिस्टिक में खर्चा होगा कि कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सर एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान से कैटरीना कैफ से दीदी टी शर्ट का ऐड कराएगी, आलिया भट्ट से, जो भी आजकल के अनीत पड्डा वड्डा जो भी हैं, ठीक है। तो अपन ऐड करवाएंगे उनसे। और बताओ क्या खर्चा होगा? सर क्या हमारा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा जहां पे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ऐसे सेल करेंगे, ऐसे सेल करेंगे, इस तरह से स्टोर ओपन करेंगे, तो वहां के कॉर्पोरेट स्टाफ की सैलरी होगी। दीज एक्सपेंस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर फैक्ट्री के बाहर का सारा खर्चा इज कॉल्ड, ये बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी आएगा ये, इज कॉल्ड। सर कुछ मार्केटिंग पे खर्चा होगा, जैसे हम कई बार सैंपल बांटते हैं अपनी टी शर्ट का, हम आईपीएल के बाहर खड़े हो गए, हमने कहा भाई आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल के मैच के बाहर हम खड़े हैं, एक पानी वाले ने करा भी था, आपने सुना होगा। अभी किसी का कॉन्सर्ट हुआ था दलजीत का दिल्ली में, दलजीत भाई का, अरे हाँ, दो जो भी है, दो सांझ पंजाबी आ गए है ना, उस भाई का कॉन्सर्ट हुआ था, तो उसके बाद ना एक पानी की कंपनी ने जाके क्या कर रहा, वहां पे अपनी पानी की बोतल वो फ्री में देने लग गए। एक नई नई, आप जैसे किसी बच्चे ने या हम जैसे किसी नए न्यू कमर ने स्टार्ट करा था स्टार्टअप का बिजनेस, और उन्होंने बहुत सारी बोतलें बांट दी। आप बताओ मार्केटिंग अच्छी हुई होगी? पूरा दिल्ली का क्राउड, पूरी दिल्ली वहां खड़ी थी उस दिन लाइन में, ठीक है। तो इस तरह की आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, आई मीन मार्केटिंग का भी खर्चा है ना, बहुत सारा खर्चा होता है बाद में सेल तक पहुंचाने का। या आपकी फैक्ट्री के बाहर आके कस्टमर खरीद लेगा, कस्टमर कहां खरीदेगा? उसको कहां पे चाहिए आपकी टी शर्ट? मॉल में, या फिर अच्छी अच्छी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचाओगे, आप पहुंचाओगे, वहां तक पहुंचाने का जो भी खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस जीपी में से सुनिएगा 80 लाख, 80 लाख क्या था हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सुनिएगा ध्यान से, अगर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या, तो जो मान लेते हैं ये खर्चा कितना होगा दीदी? 20 लाख अगर हम बनाने पे खर्च कर रहे हैं तो 30 लाख यहां भी खर्च कर सकते हैं, 30 लाख मान लेते हैं इन सब चीजों का खर्चा, तो 80 आया था ये, और इसमें से हमने 30 का ये खर्चा कर दिया, तो देखना जो हमने मार्जिन पकड़ा था क्या वही आ गया हमारे पास? हमारे पास कितना आया? 50 लाख। 50 लाख इज कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? पूरी कहानी समझाई मैंने। इस कहानी में आपको ये भी समझा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट। देखना अब आपकी बुक क्या बोलती है। ग्रॉस प्रॉफिट में इन्होंने लिखा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस, समझ में आ रहा है? लिखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस, लिख लिया मैडम? कहां से? बहुत बढ़िया। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बात क्या समझ में भी आ रही है या बस लिख ही लिया? नहीं, ये बात समझ में भी आ रही है ना? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस।
सर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था? 20 लाख। इससे कितना एक्सेस है हमारा रेवेन्यू? 80 लाख। समझ में आ गया? नेट प्रॉफिट में लिखिए एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट में एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंस, या फिर जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में अलग तरीके से लिखा है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। अरे आप सीधा इसका टोटल भी कर सकते थे ना, 20 और 30 यहां, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 50, और टोटल रेवेन्यू कितना? 100, मतलब 1 करोड़। तो 100 माइनस 50, 15 नेट प्रॉफिट। तो उस सेंस से लिखी हुई है ये। नेट प्रॉफिट में लिखिएगा एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। लॉस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लॉस सबको पता है ना? एक्सेस लिख लेना लॉस में, फिर भी लॉस लिख लो। एक क्लास और लग जाएगी अभी। डायरेक्ट, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट, प्लांट से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट। ये बिल्कुल मैंने रामबाण सिखाया है आपको, ये कोई आपका स्कूल का टीचर भी नहीं, मतलब कोई भी पता नहीं बता दे क्या पता, लेकिन बताएगा नहीं। फैक्ट्री के गेट तक, एग्जिट गेट तक का जितना भी खर्चा है इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको अगर क्लासिफाई करना है ना, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जो भी खर्चा हमारी फैक्ट्री के अंदर हुआ है वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, हो गया इतना आज के लिए मेरे दोस्त, इतना ही रखते हैं। कुछ टर्म्स छोटे छोटे और बचे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो छोटे छोटे टर्म पहले खत्म करेंगे, फिक्टिशियस एसेट खत्म करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म करेंगे, और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? तो जिसकी बीएसटी की क्लास है वो रुक जाएंगे, बाकी सारे बच्चे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।